नमस्कार, मैं हूं शुभ मिश्रा और आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। चलिए करते हैं बुलेटिन की शुरुआत और पहली खबर सियासी गलियारे से, जहां झारखंड कांग्रेस प्रभारी आरपीएन सिंह ने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। अब से थोड़ी ही देर बाद वो बीजेपी का दामन थामेंगे। यूपी चुनाव से पहले कांग्रेस को यह बड़ा झटका लगा है। दिलचस्प बात तो यह है कि एक दिन पहले ही कांग्रेस ने स्टार प्रचारकों की जो लिस्ट जारी की, उसमें आरपीएन सिंह का भी नाम था। पडरौना राजघराने से आने वाले आरपीएन सिंह के जरिए बीजेपी एक तीर से दो निशाना साधने जा रही है। बीजेपी उन्हें स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ पडरौना से उतार सकती है, मगर सबसे बड़ा सवाल ये बन चुका है कि आखिर झारखंड में क्या होगा, क्योंकि आरपीएन सिंह वही नेता हैं जिन्होंने विधानसभा चुनाव के समय जेएमएम और कांग्रेस में गठबंधन कराया, फिर कांग्रेस नेताओं के टिकट बंटवारे से लेकर सरकार बनने के बाद उसमें कांग्रेस की भूमिका तय करते रहे। यही वजह है कि आरपीएन के बीजेपी में जाने से झारखंड में भी अटकलों का बाजार अब गर्म होने लगा है। तो बड़ी खबर ये सियासी गलियारों से, झारखंड के कांग्रेस प्रभारी आरपीएन सिंह ने आज कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है और बीजेपी का दामन थामेंगे। वहीं झारखंड कांग्रेस के अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कुछ भी टिप्पणी करने से इनकार किया और कहा कि सीनियर लीडर इस पर टिप्पणी करेंगे। लोगों के नाराजगी से तो जहां जो मैं अध्यक्ष हूं, तो मेरे से भी बहुत लोगों को नाराजगी होगी। वो प्रभारी थे, उनसे भी नाराजगी रही होगी। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कौन किससे नाराज है। अब उन्होंने कुछ अपना सोच करके ही इस तरह का निर्णय लिया होगा। आप क्या चाहते हैं, अगला प्रभारी कौन होना चाहिए? देखिए, ये हमारा विषय नहीं है। ये हमारी अध्यक्षा आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी जी, हमारे जो संगठन के प्रभारी हैं आदरणीय केसी वेणुगोपाल जी, वो तय करते हैं कि कौन कहाँ का प्रभारी होगा। और पार्टी में बहुत सारे सीनियर लीडर्स हैं, वो अपनी राय रख सकते हैं। मैं तो अदना सा कांग्रेस पार्टी का सिपाही हूँ। जो भी प्रभारी हमारे आएंगे हम उनका स्वागत करेंगे, उनके मार्गदर्शन पे चलेंगे। और इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता पवन गौर दिल्ली से जुड़ चुके हैं। रवि सिसोदिया संवाददाता दिल्ली से हमारे साथ लाइव चैट पर हैं और अविनाश कुमार संवाददाता रांची से भी इस वक्त हमारे साथ, ये सभी लाइव चैट पर जुड़ चुके हैं। इनसे बातचीत करते हैं, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है। और सबसे पहले अविनाश से बातचीत करेंगे। अविनाश, इस वक्त आप रांची में मौजूद हैं, झारखंड में मौजूद हैं, और झारखंड में क्या कुछ हलचल चल रही है, क्योंकि एक बड़ा झटका है कांग्रेस के लिए। जरूर, न सिर्फ राष्ट्रीय कांग्रेस को ये बड़ा झटका है, बल्कि झारखंड कांग्रेस की भी अगर हम बात करें तो ये एक बड़ा झटका लगा है आरपीएन सिंह के तौर पर। और जब प्रभारी ने प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया तो आप समझ सकती हैं कि कांग्रेस क्या सोच रही होगी। हमारे साथ प्रदेश अध्यक्ष राजेश जी, कितना बड़ा झटका है, और सवाल ये भी कि इस झटके से उबरने के लिए कांग्रेस कितनी तैयार है। नहीं, देखिए, इस तरह की बातें हाल के दिनों में इतनी बढ़ गई है कि अब किसी को कोई झटका नहीं लगता है। और हम समझते हैं कि ये हमारे जो प्रभारी थे उनका गलत निर्णय है और व्यक्तिगत निर्णय है। ये राजनीतिक निर्णय नहीं है, क्योंकि हमने जो देखा है, समझा है, जो मिजाज था वो उस हिसाब से ऐसा लगता नहीं था। लेकिन उन्होंने अगर कोई निर्णय लिया है तो निश्चित रूप से कुछ सोच समझ कर। आपने कहा कि गलत निर्णय, अब सवाल ये भी उठता है कि जब बड़े नेता एक दल छोड़ के दूसरे दल की ओर कदम बढ़ाते हैं, बहुत सारे कदम उनके पीछे पीछे खुद ब खुद चले आते हैं। झारखंड से कितने कदम बढ़े जाएंगे? नहीं, ऐसा आपने देखा होगा, कई लोग इस तरह के गए। जब आपने देखा होगा झारखंड में प्रदेश अध्यक्ष तक चले गए थे, तो एक कोई कार्यकर्ता तक नहीं गया। कोई एक अगर कोई पदधारक था वो नहीं गया। डॉक्टर अजय की तुलना आप आरपीएन सिंह से कर रहे हैं? नहीं, प्रदेश अध्यक्ष भी एक बहुत महत्वपूर्ण लोग होते हैं। वो जब दो प्रदेश अध्यक्ष छोड़ के गए, तीन, तब कोई फर्क नहीं पड़ा। तो इसलिए वो तो यहाँ के प्रभारी थे, और प्रभारी जो होते हैं वो हमारे माननीय अध्यक्षा के आंख कान होते हैं। अविनाश, जरा उनसे पूछिए कि क्या ये जो बातचीत थी वो पहले से चल रही थी? क्या इस बात की भनक पहले ही उन्हें लग चुकी थी कि आरपीएन सिंह पार्टी छोड़कर जाने वाले हैं? तो वो हम लोग कर रहे थे। हमारे लिए जो भी नए प्रभारी आएंगे, जो वहाँ से मार्गदर्शन मिलेगा, उसको राजेश जी काम करेंगे। आप बहुत करीबी माने जाते हैं, आप ये मानते हैं ना कि आप करीबी रहे? बिल्कुल। तो आपको इसकी जानकारी थोड़ी भनक लगी कि नहीं लगी, कि आपको भी भनक नहीं लगने दी आती? नहीं, बिल्कुल। कांग्रेस के
जितने महासचिव होंगे, जितने लोग CWC में बैठते हैं, सभी लोगों के वो करीबी थे। ऐसा नहीं है कि कोई किसी का करीबी नहीं होगा तो कैसे पार्टी में इतने महत्वपूर्ण स्थान पर उनको रखा हुआ था। तो निश्चित रूप से वो हमारे आला कमान के भी करीबी थे और निश्चित रूप से उनके समय में मैं प्रदेश अध्यक्ष बना हूँ तो इस तरह की बात आप कह सकते हैं, लेकिन मैं संगठन का कार्यकर्ता हूँ, संगठन के कार्यकर्ता होने की वजह से अध्यक्ष बना हूँ, न कि किसी व्यक्ति का प्रिय होने की वजह से। अच्छा, एक और सवाल, झारखंड में जब इस तरह की बातें होती हैं तो फिर सवाल यह भी उठता है कि विधायकों की तरफ नजर तो ओबीसी राजनीति है, आपके भी 5 विधायक ओबीसी से आते हैं, कहीं और तो कोई खेल नहीं चलने वाला, क्योंकि राजनीति में दूरगामी सोच रख के ही लोग आते और जाते हैं। बीजेपी का तो ये पहले से प्लानिंग रहता है। देखिए, इस तरह की जो खबरें हैं पिछले 2 साल में आप लोगों ने कम से कम 20 बार चलाई होगी कि विधायक जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं, उधर जा रहे हैं। किसी खबर में अब तक कोई सत्यता नहीं पाई गई। हम ही लोगों ने चाहा कि आरपीएन सिंह भी जा रहे हैं, चले गए। नहीं, आप लोगों ने नहीं कहा था इस मसले पर, कुछ 1-2 चैनल ने कहा होगा, मैं नहीं जानता हूँ। ये ठीक है कि कई बार खबरें सच भी होती है, कई बार झूठ भी होती है। कई चैनल ने तो चला दिया था 1 महीने पहले जयपुर के समय में ही कि वो आज ही जा रहे हैं, लेकिन ये अविनाश, हम चलता आपके रहता पास है। फिर लौटेंगे, लेकिन इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता पवन गौर भी दिल्ली से जुड़ चुके हैं। पवन, बीजेपी की तरफ से क्या कुछ तैयारियां की जा रही है, क्योंकि आज दोपहर 3 बजे का वक्त रखा गया है और आरपीएन सिंह बीजेपी का दामन थामेंगे, क्या हलचल है? देखिए, आपको बताना चाहूंगा कि 2:30 बजे बीजेपी में शामिल होंगे आरपीएन सिंह। बीजेपी की तरफ से आधिकारिक मैसेज भी आ गया है। अपने पीछे का दृश्य आपको दिखाऊंगा, ये बीजेपी का वही सभागार है जहां प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है। यहां लोग शामिल कराए जाते हैं। 4 कुर्सियां मंच पर लगा दी गई हैं, बुके भी आके यहां रख गए हैं और बस अब इंतजार है 2:30 बजने का, जब यहां कांग्रेस के नेता आरपीएन सिंह यहां बीजेपी दफ्तर पहुंचेंगे और बीजेपी में शामिल होंगे। तो तैयारियां बीजेपी की तरफ से पूरी हो गई हैं और अब बस कुछ ही मिनटों का इंतजार है। 2:30 बजे आरपीएन सिंह बीजेपी में शामिल हो जाएंगे, जो कि पहले चरण के लिए जो लिस्ट घोषित की गई थी उसमें स्टार प्रचारक थे कांग्रेस के, लेकिन अब लगता है कि 6वें और 7वें चरण में पूर्वांचल में, क्योंकि खासा महत्व है ओबीसी वोटरों में, इनका प्रभाव है पडरौना के आसपास का, तो कांग्रेस के जो अब तक के स्टार प्रचारक थे वो अब बीजेपी के स्टार प्रचारक हो जाएंगे और बीजेपी को पूर्वांचल जीतने में मदद हासिल करेंगे। वाकई बीजेपी की तरफ से तैयारियां काफी ज्यादा की जा रही है युद्ध स्तर पर, और इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता रवि सिसोदिया भी आरपीएन सिंह के घर के बाहर मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे क्या हलचल देखने को मिल रही है। 2:30 बजे का वक्त है और बीजेपी का दामन थामेंगे आरपीएन सिंह। बिल्कुल, देखिए, कांग्रेस के लिए एक बड़ा झटका के तौर पे जरूर देखा जा रहा है, क्योंकि कल जो कांग्रेस की तरफ से कैंपेन कमेटी की जो लिस्ट जारी की गई थी उसमें स्टार प्रचारकों में आरपीएन सिंह का नाम था। जहां तक झारखंड की बात की है, झारखंड में जब विधानसभा चुनाव होने वाले थे 2019 में, उससे पहले इन्हें जिम्मेवारी दी गई थी झारखंड विधानसभा चुनाव की, इन्हें प्रभारी बनाया गया था और इनके नेतृत्व में ही झारखंड में कांग्रेस ने अच्छा प्रदर्शन किया था और जेएमएम के साथ तालमेल करके सरकार भी बनाई गई थी। अभी बड़ा सवाल खड़ा होता है कि अगर आरपीएन सिंह ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है, बीजेपी के दामन थामेंगे, तो क्या जो बीच में क्यास भी लगाए जा रहे थे कि जेएमएम की बातचीत बीजेपी को लेकर चल रही है, बीच में इस तरह से अफवाहें भी चल रही थी कि कांग्रेस से कई ऐसे विधायक हैं जो बीजेपी के साथ संपर्क में हैं, तो इसको लेकर भी क्यास लगा सकते हैं कि आगे आने वाले दिनों में झारखंड का भविष्य क्या होगा। लेकिन जहाँ तक कांग्रेस की बात करें, कांग्रेस के लिए बड़े झटके के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और विधानसभा चुनाव के ठीक बीच में ही कांग्रेस एक बड़ा चेहरा, जो कि पूर्वांचल का एक बड़ा चेहरा है, ओबीसी का एक बड़ा फेस रहा हो, वो अगर पार्टी छोड़ता है तो कहीं ना कहीं इसका नुकसान होता है। झारखंड के लिए अगर बात करें तो झारखंड के लिए इसलिए भी झटके के तौर पर, क्योंकि झारखंड में अभी कुछ दिनों पहले ही वहाँ प्रदेश अध्यक्ष नया बनाया गया था और वहाँ पर जो गठबंधन की बातें की जा रही थी, बीच बीच में खबरें भी निकल कर आ रही थी कि कई ऐसे विधायक हैं झारखंड में कांग्रेस के जो बीजेपी के लीडर से संपर्क में हैं। अगर लेकिन वहाँ से प्रभारी ही चला जाता है तो ऐसे में इस पे संशय जरूर खड़े होते, तो इसको लेकर जरूर तैयारी चल रही है। लेकिन जरूर कहा सकता है कि जिस तरह से उन्होंने पार्टी के दामन छोड़ा है उससे कई सवाल खड़े होते हैं कि क्या उनकी आलाकमान सुन नहीं रहा था, क्या उनकी पार्टी में चल नहीं रही थी, या क्या वजह रही जो उन्होंने पार्टी के दामन छोड़ा। जी, एक बड़ा राजनीतिक फेरबदल आने वाले वक्त में हो सकता है। और बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, पवन, रवि और अविनाश इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता अलग अलग जगह से जुड़े हुए थे, जिनसे हमने बातचीत की और पूरी तैयारियां युद्ध स्तर पर उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की तरफ से की जा रही है। और चलिए अब बात करते हैं अगली खबर की। 7वीं जेपीएससी के खिलाफ दायर याचिका पर आज झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई, जिसमें हाईकोर्ट ने
राज्य सरकार को जेपीएससी पीटी का रिजल्ट 3 हफ्ते में नए सिरे से जारी करने का आदेश दिया। साथ ही मेंस परीक्षा पर रोक लगा दी है। आपको बता दें कि यह परीक्षा 28 जनवरी से होने वाली थी। संशोधित रिजल्ट जारी होने के बाद मुख्य परीक्षा की तारीख तय की जाएगी। झारखंड सरकार ने झारखंड हाईकोर्ट से कहा कि याचिकाकर्ता की तरफ से उठाया गया मुद्दा बिल्कुल सही है। जेपीएससी की ओर से प्रारंभिक परीक्षा में दिया गया आरक्षण गलत है, इसलिए झारखंड सरकार फिलहाल मुख्य परीक्षा को स्थगित कर रही है। बता दें कि कुमार संयम की ओर से ये कहते हुए हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी कि जेपीएससी ने प्रारंभिक परीक्षा में आरक्षण दे दिया है, जबकि इस तरह का झारखंड सरकार के पास कोई नियमावली नहीं है। अधिवक्ता अमृतांश वत्स के याचिकाकर्ता की तरफ से उनका पक्ष रखा था। 7th सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन को लेकर कल एलपीए में हम लोग इंटरिम ऑर्डर हम लोग का रिजेक्ट हो गया था, जिसमें उन्होंने रिट कोर्ट में फाइल किया था कि इसको इमीडिएटली स्टे किया जाए ऑन द ग्राउंड की रिजर्वेशन का बेनिफिट पीटी में एक्सटेंड कर दिया, जबकि झारखंड गवर्नमेंट के पास कोई रिजर्वेशन की पीटी की कोई पॉलिसी नहीं है, ना कि नियमवाली बोलता 2021 का। उसके अगेंस्ट हम लोग डिवीजन बेंच में गए थे और डिवीजन बेंच में कल मामले की सुनवाई हुई और सुनवाई के बाद हम लोगों ने ये बात रखी कि 15 गुना रिजल्ट जारी करना था। नियमवाली और एडवर्टीजमेंट से आप डाइवर्ट हो गए हैं जेपीएससी रिजल्ट पब्लिश करने में और आरक्षण का लाभ दे दिया गया है। इस कारण जनरल कैटेगरी के लड़के लोग की संख्या काफी कम हो गई है और ऐसा कोई प्रोविजन रिजर्वेशन देने का कहीं भी 2021 के नियमवाली में पीटी एग्जामिनेशन में नहीं थी, मेंस एग्जामिनेशन में थी। झारखंड में एक जेडीयू नेता के फायरिंग का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ये वीडियो में आप दिख रहा शख्स मयंक सिंह है, जो पहले बोकारो में बीजेपी का जिला अध्यक्ष था, लेकिन अब जेडीयू में है और वर्तमान में युवा मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष भी है। मयंक सिंह का संबंध पीएलएफआई से बताया जा रहा है। न्यूज 18 वायरल वीडियो की पुष्टि कतई नहीं करता। उसको ऊपर करवाइए, ऊपर कर दिया वीडियो। वीडियो ऑन किया ना? हाँ जी। और झारखंड में सुरक्षा बलों ने नक्सलियों की एक बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया है। दरअसल झारखंड के गढ़वा जिले के अति नक्सल प्रभावित क्षेत्र भंडरिया थाना क्षेत्र के बहेरा टोली गांव में अभियान पर निकली सुरक्षा बलों की टीम को एक टिफिन बम मिला। बताया जा रहा है कि यह टिफिन बम भाकपा माओवादियों ने सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने के लिए कच्ची सड़क पर लगा रखा था। इस मामले की पुष्टि करते हुए डीआईजी ने बताया कि पुलिस और सीआरपीएफ का 2 सप्ताह के लिए अभियान चल रहा है और इसी अभियान के तहत सुरक्षा बल के जवान जंगल में निकले थे, तभी कच्ची सड़क पर पुलिस और सीआरपीएफ की टीम को टिफिन बम दिखा। टिफिन बम मिलने से सुरक्षा बल के जवान सतर्क हो गए और पूरे इलाके को सील करते हुए बम को डिफ्यूज कर उसे नष्ट कर दिया। बम को नष्ट करते समय बम की आवाज काफी दूर तक सुनाई पड़ी। इस दौरान आसपास के इलाकों में थोड़ी देर के लिए दहशत भी फैल गई। आपको बता दें कि गढ़वा के बूढ़ा पहाड़ में नक्सलियों का कैंप है। बूढ़ा पहाड़ को नक्सलियों से मुक्त कराने के लिए सीआरपीएफ और जिला पुलिस के द्वारा लगातार अभियान चला रही है। इसी के तहत ये कार्रवाई की गई। पुलिस के अनुसार ये अभियान आगे भी जारी रहेगा। जो प्रतिरोध सप्ताह के ये में हम अपना सर्च शैडो अभियान चला रहे हैं, उसी के अंतर्गत आज बहरा टोली के आगे एक आईडी मिला, जिसे हमारे जवानों ने बीडीडीएस टीम ने उसे डिफ्यूज किया है। और गणतंत्र दिवस पर झारखंड की एडीजी संजय लाटकर समेत 15 अधिकारी और कई जवानों को राष्ट्रपति सम्मानित करेंगे। एसपी ऋषभ कुमार झा को वीरता पदक मिलेगा। राष्ट्रपति के हाथों सम्मानित होने वाले इन 15 अधिकारियों और 2 जवानों में 2 को राष्ट्रपति पुलिस वीरता पदक, 2 पुलिस वीरता पदक और 1 राष्ट्रपति पुलिस विशिष्ट सेवा पदक और 12 को पुलिस सराहनीय पदक से सम्मानित किया जाएगा। आपको बता दें कि मुठभेड़ में 10 लाख के इनामी नक्सली को मार गिराने वाले झारखंड कैडर के 2016 बैच के आईपीएस ऋषभ कुमार झा
राष्ट्रपति वीरता पदक दिया गया है। ऋषभ कुमार झा वर्तमान में जमशेदपुर रेल एसपी के पद पर पदस्थापित हैं। इसके अलावा एसपी अनुराग राज को भी वीरता पुरस्कार दिया गया। अनुराग राज वर्तमान में श्रीनगर में पदस्थापित है। ऋषभ झा इससे पहले चतरा एसपी, रांची ग्रामीण एसपी के पद पर योगदान दे चुके हैं। ऋषभ झा को यह पुरस्कार पीएलएफआई उग्रवादी संगठन के नंबर 2 कमांडर और 10 लाख के इनामी गुज्जू गोप को मार गिराने के लिए दिया जा रहा है। यह मुठभेड़ 24 फरवरी 2019 को हुई थी। उस समय आईपीएस ऋषभ कुमार झा खूंटी जिले के तोरपा एसडीपीओ के पद पर पदस्थापित थे। वहीं रांची में कल होने वाले गणतंत्र दिवस समारोह को लेकर तैयारियां मुकम्मल कर ली गई है। सुरक्षा को लेकर जहां कड़े इंतजाम किए गए, वहीं शहर की ट्रैफिक व्यवस्था में भी बदलाव किया गया। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस समारोह में आने जाने वालों को किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो, इसके लिए ट्रैफिक रूट में बदलाव किए गए हैं। कल सुबह 6 से लेकर रात 10 बजे तक शहर में बड़े वाहनों के प्रवेश पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई। ट्रैफिक पुलिस की ओर से विभिन्न रूट को डाइवर्ट भी किया गया। बूटी मोड़ से बरियातू रोड में छोटे वाहन करम टोली चौक से जेल चौक आ जा सकेंगे। वहीं ईटीआई मोड़ से सीधो कान्हू मोड़ की ओर सामान्य वाहनों का परिचालन पूरी तरह बंद रहेगा, जबकि बरियातू रोड होकर बूटी मोड़ की ओर गाड़ियों का परिचालन जारी रहेगा। मान्या पैलेस से स्टेट गेस्ट हाउस की तरफ परिचालन पूरी तरह बंद रहेगा, जबकि हॉट लिप से ईटीआई मोड़ की ओर वाहनों का परिचालन बंद रहेगा। तो शहर की ट्रैफिक व्यवस्था में बदलाव किया गया है। इसका ध्यान रखकर ही आप कल घर से बाहर निकले। और 26 जनवरी यानी कि गणतंत्र दिवस जितना भारत के लिए अहम है, उतना ही झारखंड के लिए भी खास है। कल रांची में होने वाले मुख्य समारोह के लिए सभी विभाग की तरफ से झांकियों की तैयारी की गई है। झांकी में झारखंड के शहीदों के कटआउट भी बनाए गए। ज्यादा जानकारी दे रही हैं हमारी सहयोगी रूपाली त्रिपाठी। 26 जनवरी यानी कि गणतंत्र दिवस जो पूरे भारत के लिए एक बहुत ही अहम दिन है। इसी बीच रांची के मोराबादी में हम मौजूद हैं, जहां तैयारी जोरों शोर से देखने को मिल रही। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कला संस्कृति विभाग की ओर से कटआउट्स बनाए गए हैं। ये कटआउट्स कोई आम व्यक्तियों के नहीं, बल्कि यहाँ के शहीदों के हैं, झारखंड के हीरो के हैं। अलग अलग जगह से एक्सपर्टीज को बुलाया गया है इसमें शामिल होने, और लोग करीब 5 दिनों से इसकी तैयारी में जुटे हुए हैं लगातार। किसकी कटआउट बना रहे हैं? ये अग्नि वाला टाइटू है। कितना समय लग जाता है इसमें बनाने में? मैक्सिमम 2 से 3 घंटे। अच्छा, एक कटआउट की बात करें तो करीब 3 से 4 घंटे इनको लगते हैं ये कंप्लीट करने में। आप देख सकते हैं कल के लिए बहुत ही बड़ा दिन है। फाइनल टच दिया जा रहा है, आज की पॉलिश करके तैयार किया जा रहा है कटआउट्स को। इसमें हमें और जानकारी देंगे यहाँ के एक्सपर्टीज, इनको बुलाया गया है ये सारे कटआउट्स बनाने के लिए। क्या नाम है सर? पूर्णेश कुमार। कैसी तैयारी, झारखंड के हीरो को बनाने का मौका मिला है आपको? बहुत अच्छा सौभाग्य प्राप्त हुआ है हमें। झारखंड के जितने भी स्वतंत्रता सेनानी हैं, जिनको बहुत लोग नहीं भी जानते हैं, इनको प्रदर्शित करेंगे हम लोग तो आज के 26 जनवरी की झांकी में। कितना मैन पावर लगा, करीब कितने दिन लग गए आपको ये तैयारी में? 5 दिन लगा है, 30 लोग काम कर रहे हैं। तो बात करें एक विभाग की तो उसमें कम से कम 30 स्टाफ लगे हैं। 5 दिन लगा है ये पूरी तैयारी करने में, और कल इसी से पूरा का पूरा समारोह सज उठेगा। हालांकि बता दूं कि 18 से प्लस और 60 से ज्यादा उम्र के लोगों को झांकी देखने पर पाबंदी है, ताकि कोरोना से बचाव भी हो सके और गणतंत्र दिवस खूब अच्छे से मनाया जा सके। कैमरा पर्सन अमित के साथ रूपाली त्रिपाठी, न्यूज़ 18 रांची। कहते हैं कि कड़ी मेहनत और दृढ़ संकल्प से लगभग कुछ भी संभव किया जा सकता है। न्यूज़ 18 की पहल बायजूस के यंग जीनियस सीजन 2 में हम कई ऐसे बच्चों से मिले जिन्होंने अपने दृढ़ संकल्प से वह कर दिखाया जो उनकी उम्र में लगभग असंभव सा प्रतीत होता है। यही हमने बायजूस यंग जीनियस सीजन 2 की इस सप्ताह के एपिसोड में देखा। आइए देखते हैं इसकी कुछ झलकियां। संगीत यानी संगीत का महासागर, और हमारे आज के पहले जीनियस महासागर का एक बहुमूल्य मोती है। ये सिर्फ 14 साल की उम्र में 6 भाषाओं में गाना गाते हैं। 2020 का ग्लोबल चाइल्ड प्रोडिजी अवार्ड जीत चुके हैं। ये हैं कर्नाटिक म्यूजिक की शान बन चुके बेंगलुरु के राहुल वेलर।
Namaskara. Come, sit. Now, your parents are IT professionals. Yeah. And you are singing Carnatic music. How did this happen? Actually, the credit of identifying my interest in music goes to my parents. Please welcome Padma Shri Shankar Mahadevan. Hello, namaste. How are you? Rahul, so nice to see you. Vande Mataram. Vande Mataram. Sujalam Subhalam Malaya Jashitalam. सिरी, आपने एक नए राग का आविष्कार किया है, वो भी कर्नाटिक संगीत में. Tell us a little more about it. I created a new ragam called Namo Veena Pani in dedication to Dr. Jayanti Kumaresh ma'am, as I'm a huge fan of her. Namaste Juhi. Come. How are you? I'm great. आइए बैठिए. बचपन से ही साइंस ऐसा सब्जेक्ट था which intrigued me. मेरे डैड के साथ रह के I got influenced from him. He as well is a person who is very interested in science. साइंस में क्या अट्रैक्ट करता था आपको? Within science. The fact that science has the power to change anything. और फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही. मुझे दीजिए इजाजत. आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ.